Good morning, everyone. यस, क्या किया वीकेंड पे? गुड मॉर्निंग। ओके, हर्षदा, कोणते असाइनमेंट सॉल्व किए आपने? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। ओके, यस, व्हाट अबाउट अदर्स? फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट असाइनमेंट आपको थर्सडे को दी गई थी, राइट? यस। उसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस आपके फ्राइडे को ही हुए थे, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्राइडे को ही कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने सॉल्व की है? एटलीस्ट स्टार्ट की है। यस, फास्ट रिप्लाई चाहिए मुझे। 2 क्वेश्चंस हुए हैं, नो प्रॉब्लम। सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट की है, ये चाहिए मुझे। यस, साक्षी, विष्णु, रोहित, गणेश, अभिषेक, अंकिता, शक्ति, ज्ञानेश्वर, तनिषा, निकिता, मुजम्मिल। यस, क्या स्टेटस है सेकंड असाइनमेंट का? नेस्टेड इफेक्ट्स क्लियर है एवरीवन? ओके, नेस्टेड इफेक्ट्स में आपको क्या क्लियर नहीं था, ये मेरा क्वेश्चन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्राइडे और सैटरडे आप नेस्टेड इफेक्ट्स रिवाइज कर रहे थे, करेक्ट? लैब सेशंस में। तो नेस्टेड इफेक्ट्स में ऐसा क्या आपको क्लियर नहीं था, ये मेरा क्वेश्चन है। बोलोगे कुछ? नेस्टेड इफेक्ट्स में क्या क्लियर नहीं था आपको? कोई भी कंसेप्ट आपको मैंने एक्सप्लेन की है, सिंटैक्स बताया है, तो आपको वो आ गई, ऐसे नहीं होता है।
ये समझना पहले तो ज़रूरी है। नेस्टेड इफ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ही बोलते रह गए। किसी ने भी नेस्टेड इफ एल्स का क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई किया क्या? चलो एक बार लिख के तो देखते हैं, क्या होता है? खुद से डेव सी प्लस प्लस में लिख के देखते हैं, क्या होता है? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कितने लोगों ने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया? यस, फ्लो चार्ट ड्रॉ किया, कोड लिख के देखा। एनीवन? नेस्टेड इफ एल्स ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ सिंटैक्स है। ये बताने के लिए कि भई आप इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो। रूम के अंदर रूम होती है ना? होती है या नहीं? एक रूम है, उसके अंदर एक और रूम है। इसके लिए कुछ अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है क्या? अगर आपको बताया जाता है इस रूम के अंदर एक और रूम है, आप जाके सिर्फ देखोगे ना? तो कितने लोगों ने ट्राई करके देखा कि हाँ, ये इफ एल्स है, इसके अंदर एक और इफ एल्स लिख के देखते हैं। क्या लगता है ऐसे सब हाथ में मिल जाएगा? सामने खाना रखा है, बताया है कैसे खाया जाता है, लेकिन नहीं आप ही खिलाओ। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है क्या? सीरियसली सिर्फ एक सिंटैक्स था। किसी ने भी मैं यहाँ से गारंटी देती हूँ, किसी ने भी खुद से ट्राई नहीं किया है और इसलिए आपको 2 दिन लगे उसे रिवाइज़ करने के लिए। जिन्होंने भी डे 1 पे ही वो सिंटैक्स ट्राई करके देखा ना, चलो ये इसके अंदर लिख के देखते हैं और फ्लो चार्ट ड्रॉ किया, उन्हें वो कांसेप्ट उसी दिन क्लियर हो गई होगी। अगर सिंटैक्स समझने के लिए अपना इतना टाइम जाएगा, तो एक्चुअल कांसेप्ट तो बहुत दूर की बात रह गई फिर। सिंटैक्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है हमसे। समझ में आ रहा है क्या? एक बेसिक चीज़ थी, सिंटैक्स। और वो सिंटैक्स भी क्या था? इफ ये कीवर्ड लिखना है, उसमें कंडीशन देनी है, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स देने हैं। इसके अलावा कुछ भी था क्या उस सिंटैक्स में? या फिर मेरे पढ़ाने में कुछ तो गलत हो रहा है, जो आपको सिंपल सिंटैक्स इम्प्लीमेंट करके देखना नहीं हो पा रहा है, या फिर वो सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को उसी सिंटैक्स की तरह ही ट्रीट करना है, या फिर कांसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ तो कम पढ़ रही हूँ। एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है आप बताओ? यस, एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है? एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। ट्राई करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं लगा? प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? नहीं साक्षी, मेरा क्वेश्चन ये है
असाइनमेंट आपको कल शेयर की गई, तब बात करने के बाद मुझे पता चल गया। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन आप नेस्टेड इफ एल्स रिवाइज़ कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 2 दिन क्यों लगे नेस्टेड इफ एल्स के लिए? एग्ज़ैक्टली क्या क्लियर नहीं था? और अगर आप कहते हो नेस्टेड इफ एल्स क्लियर नहीं है, तो आपने ट्राई कितनी बार किया? नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट आपके सामने ड्रॉ किया था मैंने? किया था या नहीं? मैक्सिमम अमंग द 3 नंबर्स इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था या नहीं? ओके। एक साइड पे वो फ्लो चार्ट रखा था और उस फ्लो चार्ट को रेफर करके कोड कैसे किया जाता है, वो दिखाया था। कितने लोगों ने वो पैटर्न फॉलो करके एक बार भी खुद से कोड करने की ट्राई की? दैट इज माय क्वेश्चन। और अगर ये आप करते हो तो मुझे सच में नहीं लगता कि किसी को भी मुश्किल होगी नेस्टेड इफ एल्स समझने के लिए। इफ एल्स का सिंटैक्स क्लियर था सबको या नहीं? इफ एल्स ही क्लियर नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? इफ एल्स क्लियर था, तो एक इफ के अंदर एक और इफ एल्स लिखना, ये कोशिश की क्या आपने लिखने की? क्या होता है भाई? तो वो करने के बाद इफ नेस्टेड इफ एल्स की कांसेप्ट क्लियर नहीं हुई, ऐसे हुआ था? यस हर्षदा, खुद से कोड ट्राई करने के बाद नेस्टेड इफ एल्स समझा नहीं, ऐसे हुआ? हो ही नहीं सकता। ये मेरा पॉइंट है। ही सवय बदला की सगळ्यांनी तुम्हाला चमच्यानी भरवलंच पाहिजे. प्लीज. खाना सामने रखा है, पता है कैसे खाया जाता है, खाने की कोशिश तो करो ना यार। दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। हो ही नहीं सकता कि 2 दिन आप सिर्फ नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स रिवाइज कर रहे हो। या फिर ये समझ लो, कहीं पे तो कुछ तो कम पड़ रहा है आपकी तरफ से। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो वो देखो। सबको रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कितनी बार रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो वो देखो। एक्सपीरियंस से यहाँ तक आए हैं। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बताते हैं। अगर दिखा रही हूँ सामने कि यहाँ पे फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, फ्लो चार्ट के हिसाब से कोड लिखना है, तो कुछ तो बात होगी ना उसमें, इसीलिए बता रही हूँ ना। ट्रिक्स बता रही हूँ। आंसर यस है तो यस वाला पार्ट हमेशा इफ ब्लॉक में रहेगा। आंसर फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट हमेशा एल्स ब्लॉक में रहेगा। ऐसे ही तो नहीं आए यहाँ तक। हर एक छोटे-छोटे चीज़ के लिए आपको ट्रिक बताई जाती है। वो भी समझ के नहीं लेनी है, फिर क्या करें? और आपको इंडस्ट्री में जाना है, सीरियसली। इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स आते हैं और प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको लैंग्वेज बताई जाती है कि ये लैंग्वेज सीखो। अपनी-अपनी तरफ से सीखनी है और बहुत टाइम दिया जाता है, पूरा 1 हफ्ता। उस 1 हफ्ते में आपको लैंग्वेज सीखनी है, वो भी नई लैंग्वेज। और 1 हफ्ते में आपको प्रोजेक्ट पे काम चालू कर देना है, स्टार्ट कर देना है। मस्त ना? मज़ा आएगा। 3 दिन हमें ई-फिल्स के लिए लग रहे हैं। ये एक्सक्यूज़ चलेगा ही नहीं यहाँ पे कि हम नॉन आईटी से हैं, नए हैं। अगर ई-फिल्स का सिंटैक्स आपको क्लियर है, ई-फिल्स के कोड आपने लिखे हैं, बस एक ई-फिल्स के अंदर एक और ई-फिल्स लिखना, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है।
क्या लगता है सिविल इंजीनियर्स को एक रूम बनाओ ये सिखाया जाता है या रूम के अंदर रूम बनाना सिखाया जाता है? बताओ आप ही। खुद से कुछ तो एफर्ट्स दो यार। वो कॉलेज और स्कूल की लाइफ छोड़ दो अब पीछे, वो छूट गया, वो नहीं यहाँ पे चलने वाला, ये समझ लो। अभी भी स्कूल की जिंदगी में हो, ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करने चाहिए वो बताते हैं मैथमेटिक्स में। और ये सी सी प्लस प्लस सीबीएसई बोर्ड में अब 8th या 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है। ऐसी लैंग्वेजेस हैं, वो बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं, हमसे अभी भी नहीं हो रहा। और सच में सिंटैक्स फॉलो करने के लिए आईटी स्टूडेंट और नॉन आईटी स्टूडेंट्स का कोई रोल ही नहीं है। अभी तक आप जो ऑपरेटर्स, जो कॉम्बिनेशन नॉर्मल कोड में लिखते थे, वो सिर्फ इफ में एज़ अ कंडीशन लिखना था। इन रियल लाइफ जो सिनेरियोज आप फेस करते हो कि क्या करना चाहिए, सिंपल। सीईटी को मार्क्स अच्छे आते हैं, सॉरी अपनी जेई एडवांस जेई मेंस देते हो ना इंजीनियरिंग के लिए, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं तो एनआईटी में आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। नहीं होगा तो ठीक है, एटलीस्ट हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ऑप्शन है ना आपके पास यहाँ पे। रियल लाइफ में डिसीजंस लेते हो ना। यस और नो? रियल लाइफ में खुद के डिसीजंस लेते हो या नहीं? बस चल रहा है वैसे चलते हो? यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं, डिसीजन तो लिया होगा ना आपने। तो एडमिशन लेने के बाद ये करेंगे ऐसा भी तो कुछ बताया होगा, खुद से डिसाइड किया होगा। जो कुछ भी डिसाइड किया था उसमें ये चीजें है क्या, देखो। बहुत प्रैक्टिस करनी है खुद से। लैब तो दे रहे हैं दो दो, लेकिन लैब के अलावा भी खुद से काम करना है। लैब से पहले भी कुछ काम करके जाना है, सो दैट लैब ट्रेनर्स को बोल सको कि ये तो हो गया, ये असाइनमेंट हो गई, आप मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो। ये आपको कहना है, लैब ट्रेनर्स आके नहीं बोलेंगे चलो चलो ये लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यहाँ पे असाइनमेंट्स की लगी पड़ी है, असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं है और आपको एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस दिए, कोई नहीं ऐसे करने वाला। शुभम सर की लैब अटेंड किया करो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि पहली लैब अटेंड मत करो, वो भी लैब अटेंड करो। उस लैब में सारे डाउट सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस कर लो, फिर शुभम सर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लो। क्या फर्क पड़ता है? दोनों लैब सेशंस अटेंड करो। अगर आप घर पे हो, आपको पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्क जॉब पे रह के भी लैब अटेंड करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, फिर भी बॉस से छुप छुप कर वो लैब अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट सुन तो लेते हैं क्या चल रहा है। लाइव अटेंड करने के बाद भी वो लोग फिर से रिकॉर्डिंग देखते हैं और इतने एफर्ट्स देने ही होंगे। अगेन, आईटी नॉन आईटी यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आईटी स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे हर कोई स्टार्टिंग से ही बहुत स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहा है। बहुत कम स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्हें ये बेसिक कांसेप्ट्स क्लियर है या उनका कोडिंग पहले से ही अच्छा है। बस कोडिंग अच्छा होके नहीं चलता है, वाई का आंसर पता होना भी जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल, जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो सब मेमोरी क्लीन करने का वगैरह काम करता है। ये मेमोरी क्लीनिंग वगैरह जल्दी पता चलेगा। तो मेमोरी क्लीन करना वगैरह ये सब काम गार्बेज कलेक्टर करता है। बच्चों को ये पता है कि गार्बेज कलेक्टर मेमोरी क्लीन करता है, लेकिन ये पता ही नहीं कौन सी मेमोरी क्लीन करता है और कब क्लीन करता है। ऐसे लोगों को कंपनी हायर नहीं करेगी।
और इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे है, प्रोग्रामिंग अच्छा है, लेकिन व्हाय ही क्लियर नहीं है। क्यों और कहाँ और कैसे, यही पता नहीं है। उन बच्चों के अगर कांसेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो वो उनका खुद का काम है कि लैब में जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस माँग लें। लैब ट्रेनर्स बाकी लोगों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बच्चा आगे जा रहा है इसलिए लैब ट्रेनर्स भी आगे चले गए। बिल्कुल भी नहीं, ये अलाउड ही नहीं है। जिन्हें क्लियर नहीं है, उन्हें कांसेप्ट्स क्लियर की जाएगी, जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट है, उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएँगे। इसी तरह से लैब आगे बढ़ने वाली है। और सच में इसका फ़ायदा ऐसे होता है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिन्हें पता नहीं है, वो भी नोट डाउन करके लेते हैं। एक बार लैब में वो कांसेप्ट क्लियर हो गई, उसके बाद घर बैठे फिर ज़रूरत लगती है तो फिर से रिकॉर्डिंग देख के या प्रीवियस जो भी असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट करके आप आसानी से वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। माँगो तो सही, प्रैक्टिस तो करो। 1 घंटे का लेक्चर और 2 घंटे की लैब, 3 घंटे पढ़ाने से कोई भी कांसेप्ट क्लियर नहीं होती है। जिस किसी भी आप इमेजिनरी दुनिया में हो ना, उससे बाहर आ जाओ और बाहर आने के बाद ही पता चलेगा एफर्ट्स इज़ द ओनली वे। बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके सिवा आप कहीं पे भी नहीं जा सकते और इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हार्श रियलिटी है। इंडस्ट्री में कोई भी तुम्हें एंटरटेन नहीं करने वाला। और ये सब अभी क्यों बोल रही हूँ? अभी से आदत डालनी होगी, तब जाके आगे आप प्रैक्टिस करोगे। कोर्स खत्म होते टाइम ये सारी चीज़ें बता के कुछ फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पहले ही 4 महीने गए हैं। पहले ही 4 महीने अगर निकल जाते हाथ से तो आगे जाके क्या ही करोगे? 4 मंथ्स में नहीं हुआ वो 15 दिन में होने से रहा। अगर कोई दोस्त है ना इंडस्ट्री में तो एक बार पूछ लो। हाँ, ये भी देखो वो दोस्त आपका बेंच पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बेंच पे बैठ के सब कुछ अच्छा ही लगता है। बिना कुछ किए पैसे आते हैं ना घर पे, वो भी हर 1 तारीख को, अच्छा लगता है। जो सच में काम कर रहे हैं ना इंडस्ट्री में उनसे पूछो। रिक्वायरमेंट्स कितने फास्ट चेंज होते हैं, हमें कितने फास्ट अडैप्ट करना होता है, कितने फास्ट चेंज होना होता है। हाँ, इतना स्पीड यहाँ पे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, लेकिन एक सिंपल सिंटैक्स तो समझ सकते हो ना? इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं? आप ही मुझे बताओ आज। एवरीवन। आप 2 दिन में एक सिंटैक्स पढ़ सकते हो, 1 लाइन का सिंटैक्स। ये एक्सपेक्ट करना चाहिए या नहीं? दैट इज़ माय क्वेश्चन। उस सिंटैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वगैरह नहीं बोल रही हूँ। मेरा सिंपल कहना है, वो 1 लाइन का सिंटैक्स आपको समझ में आना चाहिए और आपको वो उस पे एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसका आंसर क्या है? येस ना? हाँ, तो वो सिंटैक्स एटलीस्ट समझ में आना ज़रूरी था। आपको मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर नहीं आता है, ये भी एक्सेप्टेड था।
लेकिन मैक्सिमम ऑफ 2 तो आपने ट्राई किया क्या? यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमेशा ध्यान में रखो। फॉर लूप आ गया, तो फॉर लूप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो लूप स्टार्ट होगा अपना, तो इसलिए लूप का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। लूप एक्सप्लेन कर दिया, सिंटैक्स पता है, तो अब आप मुझे कोई भी कोड दो, मैं उस सिंटैक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं होने वाला। कोडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत करने की लगती है, तभी जाके कोडिंग आती है। ये रियलिटी है। अगर आप इंडस्ट्री का फेम वगैरह देख के आईटी में जाने की सोच रहे हो, तो ये कुछ हार्श रियलिटीज़ एक्सेप्ट भी कर लो। मिनिटा-मिनिटाला तिथल्या रिक्वायरमेंट्स चेंज होतात. हर एक मिनट्स पे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते ही जाते हैं और अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है दूसरे लैंग्वेजेस में, तो इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में शिफ्ट होने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता दिया जाता है। इतनी फास्ट दुनिया है वो, इसलिए वहाँ पे पैसा दिखता है, फेम दिखता है। काम करने की आदत यहीं से डाल लो, तब वहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। प्रैक्टिस नहीं करनी है, एफर्ट्स नहीं देने, वहाँ पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। ले ऑफ वगैरह बस कहने की बातें हैं। देखा जाए तो इंडस्ट्री में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि नहीं, वो ले ऑफ चल रहा है, वो स्लो डाउन चल रहा है, कुछ नहीं है। उन्हें अच्छे लोग नहीं मिल रहे। कंपनीज़ आती है रिक्वायरमेंट्स लेके, अगर बच्चों को सिंपल-सिंपल क्वेश्चन्स के आंसर नहीं आते हैं ना, तो उन्हें मतलब क्या ही करेंगे? आपको वैसे भी कुछ नहीं आता है। आपको सिलेक्ट करके लेके जाएँगे, उनका ही पैसा जाएगा और आप काम तो कुछ नहीं करोगे, कुछ आता ही नहीं है। ये सिचुएशन है अभी की मार्केट में। तो वो जो कुछ भी एक्सक्यूज़ेज़ है ना, वो साइड में रख दो, क्योंकि वो एक्सक्यूज़ेज़ ही है, रियलिटी नहीं है। काम करना स्टार्ट कर दो और ये भी रियलिटी है कि इफ एल्स का सिंटैक्स क्लियर हो गया, तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, नॉट नेसेसरी। लूप का सिंटैक्स क्लियर हो गया, तो हर एक क्वेश्चन लूप से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, होगा ही नहीं, ठीक है? कोडिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितना जल्दी समझ में आ जाएगा, उतना अच्छा है आपके लिए। चलो, if else तो देख लिया हमने। अब आपको मैंने कहा था if else में यूजिंग if else जो हम मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो उसके लिए बहुत सारी लाइन्स लगी थी, इफ यू रिमेंबर। चलो कोड ही देख लेते हैं। तो यहाँ से ये कोड स्टार्ट होता है, लाइन नंबर 44 तक, करेक्ट? ये बहुत लेंदी कोड हो रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास चॉइस है, ठीक है? और चॉइस ऐसी है कि अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं 2 स्टूडेंट्स लेती हूँ, तो कोई भी बुरा मत मानना। फॉर एग्जांपल साक्षी को मैंने कह दिया कि साक्षी मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स ये जो क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए तुम मुझे कोड लिख के दे। तो साक्षी ने मिनिमाइज़ करके ये कोड लिखा 6 लाइन्स में। ओरिजिनली जो मैंने लिखा है वो आई थिंक अराउंड 10 लाइन्स का कोड है। साक्षी ने वही कोड लिख दिया 6 लाइन्स में, ठीक है? उसके बाद अंकिता आई और अंकिता ने वही कोड लिखा 1 लाइन में। मैंने जो कोड लिखा है वो है 10 लाइन का, साक्षी का कोड है 6 लाइन्स का और अंकिता का कोड है 1 लाइन का। आप किसे प्रेफ़र करोगे? अंकिता, साक्षी या मी? अंकिता। क्यों?
एक ही लाइन में कोड कर रही है, राइट? यस, एक ही लाइन में कोड हो रहा है, इज द अमेजिंग थिंग। तो हम ऑब्वियसली किसे सिलेक्ट करेंगे? अंकिता को। और कंपनी भी किसे सिलेक्ट करती है? अंकिता को ही। तो ऐसे झटक से एक लाइन में कोड आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो फिर एक लाइन में अगर हमें कोड लिखना है, और ये रियलिटी है, मतलब एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में फ्रॉम 200 स्टूडेंट्स सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था। दो 200 में से 6 स्टूडेंट्स, और वो जो 6 स्टूडेंट्स थे उनका इंटरव्यू था, उन्हें बताया गया था मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालो। उसमें से वन बाय वन सब, क्या हम कहते हैं, रिजेक्ट होते गए। बस एक ही लड़का सिलेक्ट हुआ, और वो लड़का सिलेक्ट हुआ क्योंकि उसने एक लाइन में वो कोड लिखा था, और बाकी सब ने अराउंड 6 लाइन्स, 5 लाइन्स, 4 लाइन्स ऐसे लिए थे। तो कंपनी भी ये चीजें देखती है क्या? यस, आपने कोड किया, आउटपुट आ रहा है तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। आप कौन सा तरीका अपना रहे हो, कौन से वे से कोडिंग कर रहे हो, ये भी चीजें देखी जाती है, और ये प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस करते करते हमें कुछ नई चीजें भी एक्सप्लोर करने मिल जाती है कि भाई ये कुछ तो तरीका है, इसकी हेल्प से हम अपना कोड बहुत छोटा कर सकते हैं या कम लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक कंसेप्ट है विच इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर्स जो है, उसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। सो बेसिकली इट हैज 3 पार्ट्स। कैसे होते हैं और उसे यूज कैसे करना है, ये सब देखेंगे। बस अभी के लिए कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। इट हैज टोटल 3 पार्ट्स। ठीक है। आई होप अभी आपके सबके पास नोटबुक है, तो ये मेरे साथ नोट डाउन भी कर लो। सो टर्नरी ऑपरेटर, इट हैज 3 पार्ट्स। एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट 2, या फिर समझ लो, मैं शांति से बात मतलब बोलती हूँ लिखते लिखते, वो समझ लो। ठीक है। सो एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कुछ भी है, इज डिपेंड्स अपॉन पार्ट 1। टोटल 3 पार्ट्स है, तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट का एग्जीक्यूशन कौन से पार्ट पे डिपेंडेंट है? पार्ट 1 पे। ठीक है। देन टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट 2 और पार्ट 3। दोनों जो लाइन्स है उसका मीनिंग सेम ही है। टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट 2 और पार्ट 3 डिपेंड्स ऑन पार्ट 1। बस वर्ड्स घुमा फिरा के बताए हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है। पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा या पार्ट 3 एग्जीक्यूट होगा, ये चीजें पार्ट 1 पे डिपेंडेंट है। देन ये पार्ट इंटरेस्टिंग है। टर्नरी ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, वेयर पार्ट 1 इज कंडीशन। पार्ट 1 क्या है? कंडीशन। ठीक है। सो हमें तो पता है, इफ कंडीशन इज ट्रू, so if condition is true, that means part 1 is true, then part 2 will execute. If condition is false, या फिर सिंपली यहाँ पे लिख दो else,
पार्ट 3 विल एग्जीक्यूट। ये सब पढ़ के ऐसा कुछ तो टास्क हमने पहले किया है, ऐसे लग रहा होगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन दिस विल एग्जीक्यूट, एल्स दिस विल एग्जीक्यूट, राइट। अब हम जो इफ एल्स लिख रहे थे, उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? कंडीशन मतलब पार्ट 1 रहेगा, तो सिंटैक्स कैसे होता है वो देखो। जो कंडीशन है वो हमेशा एज अ पार्ट 1 लिखेंगे। सो कंडीशन इज नथिंग बट पार्ट 1। तो ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है। तो यही वे अपने कोडिंग में भी फॉलो किया है। पार्ट 1 दैट इज कंडीशन, क्वेश्चन मार्क मतलब वो कंडीशन एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। सो पार्ट 1 क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू आती है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज पार्ट 3 एग्जीक्यूट होगा एंड देन सेमीकोलन। सो इंपॉर्टेंट अपने पास ऑपरेटर कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है। सो पार्ट 1 एज आई सेड, पार्ट 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडीशन, कंडीशन के बाद आने वाला है अपना क्वेश्चन मार्क। सो कंडीशन के बाद तुरंत हम लिखेंगे ट्रू पार्ट और बाद में लिखेंगे फॉल्स पार्ट। इज इट ओके एवरीवन? यहाँ तक सिंटैक्स क्लियर है? यस, ये सिंटैक्स क्लियर है क्या? दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 इज नथिंग बट कंडीशन, कंडीशन पे अपना क्वेश्चन मार्क है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो हमेशा क्वेश्चन मार्क के तुरंत बाद हमें कौन सी कंडीशन लिखनी है या कौन सा एग्जीक्यूशन लिखना है? ट्रू वाला एग्जीक्यूशन। और पार्ट 3 में हम कौन सा एग्जीक्यूशन लिखेंगे? फॉल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूशन। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल एग्जांपल देखें। यस, किसी भी सिक्के के दो ही साइड्स रहते हैं, राइट मुजम्मिल? कोई भी सिक्का हो, राइट। तो कोई भी चीज या तो करेक्ट होती है या फिर इनकरेक्ट होती है। तो दो ट्रू पार्ट्स हो सकते हैं क्या? नहीं। और इसलिए ट्रू जो भी रहेगा वो पार्ट 2 में आएगा, या फिर जो भी फॉल्स, ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली वो फॉल्स रहेगा, वो पार्ट 3 में आएगा। तो दो ट्रू नहीं हो सकते। इवन रियल लाइफ भी दो ट्रू नहीं होते। सिनेरियोज फिर अलग अलग रहते। सिनेरियो वाइज मल्टीपल ट्रू कंडीशंस हमें मिल सकती है। और ये जो हम कह रहे हैं सिनेरियो वाइज मल्टीपल ट्रू कंडीशंस मिल सकती है, इज नथिंग बट नेस्टेड इफ एल्स। नहीं, इट इज सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कि पहले फॉल्स का एग्जीक्यूशन लिखेंगे फिर ट्रू का। इट इज लाइक अ ग्रामर जो हमें फॉलो करना ही है। यस, चलो। सो इंटीजर a is equals to 100, इंटीजर b is equals to 200। a और b ये दो वैल्यूज है अपने पास, और हमें a और b में से मैक्सिमम कौन है वो चेक करना है। सो a इज ग्रेटर देन b, ये सिंपल इक्वेशन यहाँ पे रेडी होगा। ये इक्वेशन करेक्ट है अगर मैक्सिमम ढूंढना है तो।
यस एवरीवन, सिंपल इक्वेशन लिख दिया a ग्रेटर देन b। अब सच में a ग्रेटर देन b है क्या, ये क्वेश्चन है अपने को, तो क्या आने वाला है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो सच में a इज ग्रेटर देन b है क्या, क्वेश्चन मार्क दे दिया। अगर सच में a ग्रेटर देन b है तो कंडीशन का आंसर क्या आने वाला है आपके, ट्रू। और ट्रू वाला पार्ट हम इमीडिएट आफ्टर क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, करेक्ट। ट्रू मतलब पार्ट टू, तो पार्ट टू में हम डायरेक्टली प्रिंट एफ ए इज मैक्सिमम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम कंडीशन चेक कर रहे थे वो ट्रू है। सो पार्ट टू या ट्रू कंडीशन मतलब क्या करना है, ये क्लियर हुआ एवरीवन। यस, सो ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन पूछा, आंसर ट्रू है, तो पार्ट टू एग्जीक्यूट होगा, दैट इज प्रिंट एफ ए इज मैक्स। और पार्ट थ्री मतलब एल्स का जो पार्ट है वो हमेशा कोलन के बाद लिखना है, सो कोलन ए इज ग्रेटर देन बी, इसका आंसर अगर फॉल्स आता है तो पार्ट थ्री एग्जीक्यूट होगा, विच इज नथिंग बट प्रिंट एफ बी इज मैक्स एंड देन सेमीकोलन। इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज नथिंग बट, हमने क्या किया, यही कोड इफ एल्स की हेल्प से लिखने जाते तो अराउंड 4 लाइंस का कोड हो जाता। अब आपको एक ही लाइन में आंसर मिल गया। यस, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अभी हमने मैक्सिमम फ्रॉम टू नंबर्स फाइंड आउट किया, अब हमें करना है थ्री नंबर्स के लिए, परफेक्ट। सो a is equals to 10, b equals to 20 and c equals to 30, ठीक है। अब हमें पता है दो नंबर्स में से मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल एक वेरिएबल लेते हैं मैक्स, इसे यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं। सो मैक्स इज इक्वल्स टू, अभी दो नंबर्स के लिए जैसे हमने सिंटैक्स लिखा था वैसे ही सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले a ग्रेटर देन b है क्या, इफ a इज ग्रेटर देन b तो आंसर क्या रिटर्न होना चाहिए, a। अगर हमें वैल्यू रिटर्न करनी है कोई भी तो हमें सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a, अदरवाइज कोलन देखिए मैंने लिख दिया b। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, अगर a वेरिएबल की वैल्यू b से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू आती है, तो a वेरिएबल की जो भी वैल्यू है दैट इज 10 वो अपनी इस मैक्स वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। एल्स कोलन के बाद पार्ट थ्री लिखा है, अगर a ग्रेटर देन b मतलब 10 ग्रेटर देन 20 इसका आंसर फॉल्स आता है, तो एल्स ब्लॉक मतलब पार्ट थ्री एग्जीक्यूट होगा। और वहां पे हमने लिखा है b, तो b वेरिएबल की वैल्यू क्या है 20, तो मैक्स वेरिएबल में वैल्यू क्या रिटर्न होगी 20। ये इक्वेशन क्लियर है एवरीवन? सो मैक्स वेरिएबल आपकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसे स्टोर करने का काम कर रहा है। तो अब आपके पास ए और बी में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मिल गई मैक्स वेरिएबल के थ्रू। अब हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है कि चलो ये तो ए और बी में से मैक्सिमम है, लेकिन जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिली उसे सी के साथ कंपेयर करना होगा ना, क्योंकि सी अभी भी रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या रहेगा, मैक्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन सी है क्या, मैक्स इज ग्रेटर देन सी। फिर यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर मैक्स वेरिएबल की वैल्यू इज ग्रेटर देन सी है तो वैल्यू कौन सी रिटर्न होनी चाहिए, एज अ फाइनल आंसर वैल्यू कौन सी स्टोर होनी चाहिए, क्या लगता है?
चलो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखूं? परफेक्ट। सो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आएगा मैक्स, और अगर मैक्स ग्रेटर देन सी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सी। वेरिएबल्स डिक्लेयर करना मत भूलना बस, ठीक है? तो जो कोड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स आप देख रहे थे, आई थिंक आप 6 लाइन्स तक आए भी होंगे, राइट? 10 से 6 लाइन्स तक, अगर एंड ऑपरेटर्स और ऑपरेटर यूज किया है तो वही कोड 2 लाइन्स में हो गया। अब आप क्या करोगे? आपको फाइनल आंसर मिल गया, मैक्स ग्रेटर देन सी क्वेश्चन मार्क्स, और फिर मैक्स या फिर सी की वैल्यू रिटर्न होगी। आंसर प्रिंट भी तो करना चाहिए। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर दी, परसेंट डी, और यहाँ पे फाइनल आंसर। करेक्ट? तो चलो 3 लाइन में मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, ये कोड कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ ये क्लियर है क्या? यस एवरीवन। अगर सिंटैक्स को फॉलो करते हैं तो ट्रू फॉल्स ये समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ वेरिएबल देते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हम मैक्स को देन आंसर को असाइन कर रहे हैं। यहाँ ये क्लियर है? अब यहाँ पे प्रिंटफ भी हमने इस टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स में ही किया था, तो कर सकते हैं, राइट? तो सिर्फ फाइनल आंसर या मैक्सिमम नंबर प्रिंट करने के लिए अलग से थर्ड प्रिंटफ की लाइन इन्वेस्ट करने की हमें जरूरत है क्या? इसके अलावा हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं? नो। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जहां पे हम चेक कर रहे थे मैक्स ग्रेटर देन सी और फिर मैक्सिमम की वैल्यू रिटर्न कर रहे थे आंसर में स्टोर करने के लिए, इसके अलावा हम डायरेक्टली यहीं पे लिख सकते हैं प्रिंटफ मैक्स इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ पे मैक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ये ट्रू पार्ट है। अदरवाइज अगर हम एल्स पार्ट में जाते हैं, मतलब अपना सी इस वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है, तो सिंपली क्या बोल देंगे, मैक्स इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ पे सी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगेन जो कोड हम 3 लाइन में लिख रहे थे वो फिर से 2 लाइन पे आ गया। ये ऑप्टिमाइजेशन क्लियर है क्या एवरीवन? अब इन 2 लाइंस को हम सिंगल लाइन तक लेके आ सकते हैं क्या? तो इसका अगेन आंसर क्या है? यस। तो अब जो नेस्टेड इफ एल्स का सिनेरियो हम कहते हैं, वो नेस्टेड इफ एल्स का सिनेरियो हमें देखने मिलेगा। कैसे वो देखो। अगेन सबके सामने फ्लो चार्ट है क्या उस दिन का एवरीवन? नोटबुक में ड्रॉ किया है? एक बार वो सामने रखो प्लीज। और सिंपल फ्लो चार्ट को देखो। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन चेक की थी? यूजिंग दैट फ्लो चार्ट, ए ग्रेटर देन बी। परफेक्ट। सो सिंपल अभी भी हमें क्या करना है, चेक करना है ए ग्रेटर देन बी है क्या। ओके। अगर ए ग्रेटर देन बी ये आंसर ट्रू आता है तो हमने क्या किया था,
परफेक्ट। अगेन चेक किया ए ग्रेटर देन सी है क्या, तो कंडीशन चेकिंग आ गई। और कंडीशन चेकिंग का काम कौन से पार्ट का है, पार्ट वन का। तो अब यहाँ पे हम अगेन क्या करने वाले हैं, पार्ट वन में फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कर सकते हैं क्या, यस। कैसे, उन्होंने क्या बताया है, जो भी ट्रू पार्ट का एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ पे लिखो। तो ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन अगर ट्रू आती है तो मुझे फिर से एक और कंडीशन चेक करनी है, तो मैं कर सकती हूँ या नहीं। यस, राइट। तो ए ग्रेटर देन बी, आंसर ट्रू आ गया। अब मुझे फिर से कंडीशन चेक करनी है, ए ग्रेटर देन सी है क्या। लेकिन कंडीशन चेक कर रहे हो तो आंसर मिलेगा, तो आंसर क्या है वो पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क। सो ए ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क। सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है एडिशनल इसमें। क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल, ए ग्रेटर देन सी, इसका आंसर ट्रू है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट हम क्या प्रिंट करेंगे, ए इज मैक्सिमम, राइट। अगर आंसर ट्रू नहीं है, मतलब आंसर फॉल्स है, तो कोलन के बाद हम थर्ड पार्ट लिखेंगे। और वो थर्ड पार्ट क्या रहेगा, प्रिंट एफ सी इज मैक्सिमम। परफेक्ट। तो अपना एक सिंटैक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो हमें कंप्लीट लाइन लिखनी थी वो हो गई। और ये पूरा सिंटैक्स हमने कहाँ पे लिखा, इस ट्रू ब्लॉक में। अगर ए ग्रेटर देन बी, इस कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो ये एग्जीक्यूशन करना है, राइट। और अगर फॉल्स आता है तो ये जो फॉल्स का पार्ट है वो अगेन कहाँ पे आएगा, कोलन के बाद। तो कोलन के बाद फॉल्स पार्ट है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिख के दो, पहले ही रख दो तो हमें वो बाइंडिंग आसान हो जाती है। सो कोलन के बाद फिर क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी, आंसर तो फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क। एंड देन प्रिंट बी इज मैक्सिमम, कोलन के बाद एल्स, दैट इज प्रिंट एफ सी इज मैक्सिमम। और ये एक लाइन में अपना कोड कंप्लीट हो गया। 3 लाइन, 3 लाइन से 2 लाइन पे, 2 लाइन से एक लाइन पे, ये जो ट्रांजिशन है वो क्लियर है। तो ये वाला ग्रीन कलर में ट्रू पार्ट है। और यहाँ पे एक मिनट, सो अब ये क्लियर हो रहा है। यस विशाखा, कंफ्यूजन होगा। अगेन, अगर जब आप खुद से लिखोगे ना कि हाँ यहाँ पे ये क्यों आना चाहिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही चांस में या एक ही बार में आपको वो क्लियर हो जाएगा। यस।
तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, नहीं एक टाइम में क्लियर होता। अब ये जो ग्रीन और रेड मैंने क्लासिफिकेशन किया, वो कौन से कंडीशन के लिए था? ए ग्रेटर देन बी। ये जो कंडीशन यहाँ पे मैंने चेक की है, उस कंडीशन के लिए ये वाला पार्ट ट्रू था और ये वाला पार्ट फॉल्स था, राइट? लेकिन इस ट्रू पार्ट में हमने फिर से एक कंडीशन चेक की है। सो ए ग्रेटर देन सी इज अगेन क्या है? कंडीशन। इस कंडीशन के लिए अपना ट्रू पार्ट कौन सा था? ये वाला। ए इज मैक्सिमम। अगर ए ग्रेटर देन सी कंडीशन ट्रू आती है तो उसके लिए ये वाला अपना ट्रू पार्ट था। फिर फॉल्स पार्ट कौन सा था? दैट मीन्स पार्ट थ्री इज दिस, सी इज मैक्सिमम। ओके, सेम गोज विथ बी ग्रेटर देन सी। तो बी ग्रेटर देन सी ये क्या है? अगेन इट इज नथिंग बट कंडीशन। ये कंडीशन अगर ट्रू आती है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? प्रिंट एफ बी इज मैक्सिमम, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर बी ग्रेटर देन सी कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रिंट एफ सी इज मैक्सिमम, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हर जगह पे मतलब इफ एल्स ही चाहिए ऐसे नहीं। इफ एल्स के जो टास्क है वो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। एक सिंपल टास्क बताओ, ट्राई कर सकते हो, सिर्फ ट्राई करना है। करेक्ट आंसर ही चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। नंबर इवन है या ऑड है वो चेक कर सकते हो यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यस, ट्राई करो, जैसे ही हो जाता है मुझे बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
परफेक्ट अपर्णा, लेकिन इक्वल्स टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, और हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? रिलेशनल। छोटी सी गलती है, लेकिन कोड में आंसर गलत आएगा। ओके। यस। हाँ, मतलब ये बात प्लीज ध्यान से करना। एग्जैक्टली इक्वल टू और इक्वल टू बहुत डिफरेंस क्रिएट करके जाता है। ओके। सो परफेक्ट। चलो एवरीवन, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हमें पता करना है नंबर इवन है या ऑड है, तो सबसे पहले अपने पास एक नंबर होना चाहिए। सो लेट अस डिक्लेयर वन नंबर, इंटीजर num इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 23। चेक करना है 23 इवन है या ऑड है। इवन ऑड के लिए कंडीशन क्या है? डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। सो सिंपल हम क्या लिखेंगे? नम मॉड 2। मॉड क्यों? क्योंकि ये हमें रिमाइंडर देता है। कोई भी नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है या नहीं कैसे पता चलेगा? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सो नंबर मॉड 2 करने के बाद आपका रिमाइंडर अगर 0 आता है, ओके, इसी का मतलब क्या है? नंबर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स नंबर इवन है। सो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंटफ इवन, अगर कंडीशन ट्रू है तो, और फॉल्स वाला पार्ट कोलन के बाद इज नथिंग बट प्रिंटफ ऑड। एग्जीक्यूशन कंप्लीट तो सेमीकोलन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस। तो जो वोटिंग का कोड हमने डे 1 पे किया था, वो भी ट्राई करना यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है? और प्लीज डे 1 मतलब ईफेल्स जब स्टार्ट किया हमने, तब एक क्वेश्चन देखा था, चेक इफ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। वो, हाँ, तो एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? और प्लीज आज असाइनमेंट 2 हो सके उतनी कंप्लीट करो। आई थिंक सिर्फ 5 क्वेश्चंस है। अ, 2 क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आने वाली है, आई नो दैट। तो एटलीस्ट उन दोनों में से एक भी क्वेश्चन हो जाता है आज, तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? आई थिंक थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगेन प्लीज गो विथ फ्लो चार्ट। पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, विदाउट फ्लो चार्ट कोडिंग के लिए मत जाओ, तो आपको आसानी होगी। कल से हम लूप स्टार्ट कर देंगे, ओके? सो अच्छे से रिवीजन कर लो। मैं आज नोट शेयर कर देती हूँ आपके साथ। यस, एनीवन एनी क्वेश्चन? ओके देन, चलो, शैल वी स्टॉप एवरीवन? ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन।